हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स का 54वां पार्ट देखेंगे जो रिवीजन क्लास का है, जो आपके टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किए गए हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से, सारे प्रश्नों को महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, विदेश नीति में लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण क्या करता है? तो वो राष्ट्रीय हित करता है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विदेश नीति में जो है लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण जो है राष्ट्रीय हित करता है। ठीक है, राष्ट्रीय हित करता है। राष्ट्रीय हित जो होता है किसी भी देश की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु माना जाता है। राष्ट्रीय हित का संबंध उन मूल्यों से है जिसे राष्ट्र एक दूसरे के संबंध में सुरक्षित करना चाहते हैं। राष्ट्रीय हित के तहत जो है कोई भी राष्ट्र अपने सम्मान को कायम रखना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, द कोल्ड वॉर रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लेखक हैं आपके फ्रेडरिक एल सुमेन। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द कोल्ड वॉर रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोटेस्ट के लेखक जो है फ्रेडरिक एल सुमेन है, और इस पुस्तक में शीत युद्ध के विषय में वर्णन किया गया है। शीत युद्ध जो है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो है बगैर हथियारों के लड़ा गया एक युद्ध था, जिसमें दोनों जो है परमाणु शक्ति संपन्न देश अपने को शक्तिशाली प्रदर्शित करने का प्रयास किए। सोवियत संघ के विघटन के बाद 1991 में जो है शीत युद्ध समाप्त हो गया था। ठीक है, तो इस पुस्तक में जो है शीत युद्ध का वर्णन किया गया है, और इस पुस्तक के लेखक हैं फ्रेडरिक एल सुमेन। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। शीत युद्ध समाप्त कब हुआ था? तो 1991 में। ठीक है, तो सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शब्द को जो है किसने बनाया था? तो आप लोग जानते होंगे रूजवेल्ट ने। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से लेकर के जो है 45 के बीच हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, उसी का देन है संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ये थे रूजवेल्ट, इन्होंने किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का विचार जो है अटलांटिक चार्टर 1942 द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। याल्टा सम्मेलन जो हुआ था 1945 ईस्वी में, उसमें जो है विंस्टन रूजवेल्ट, जोसेफ स्टालिन तथा फ्रैंकलिन चर्चिल ने हिस्सा लिया था। इसी समय जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था, और संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य जो है 51 थे, और वर्तमान में अगर देखा जाए यहाँ पे इनके सदस्यों की संख्या 193 सदस्य हैं। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष जो है 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष को सार्क में गरीबी उन्मूलन वर्ष के रूप में प्रारूपित किया गया था? तो 1995 में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दक्षेस से निर्माण का आरंभिक प्रस्ताव जो है बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने दिया था। ठीक है, दक्षेस सार्क का जो उसकी स्थापना अगर कहा जाए, उसका प्रस्ताव जो कहा जाए तो जियाउर रहमान ने दिया था। ये बंगाल के जो है बांग्लादेश के जो है तत्कालीन राष्ट्रपति थे। और दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1985 में हुई थी। ठीक है, दक्षेस या सार्क की स्थापना जो है 1985 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जब आप लोग जानते होंगे काठमांडू में है। ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, वहाँ पे है। और इसके सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, महाद्वीप, नेपाल, भूटान। 8वें सदस्य के रूप में 2007 में जो है अफगानिस्तान को बीच में शामिल किया गया है। और सार्क का 8वां शिखर सम्मेलन जो 1995 में हुआ था, 8वां शिखर सम्मेलन, ठीक है,
8वां शिखर सम्मेलन जो हुआ था 1995 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसी सम्मेलन में जो है सार्क में गरीबी उन्मूलन वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है, इसी दिल्ली वाले सम्मेलन में 8वें सार्क सम्मेलन में 1995 में जो है इसी को जो है गरीबी उन्मूलन वर्ष घोषित किया गया था। और सार्क के सदस्य देशों में भारत का क्षेत्रफल जो है सबसे सर्वाधिक माना जाता है। तो यहाँ से जितने भी पॉइंट हो सकते हैं आप सब हम सबको बता दिए। आप लोग सब भी पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, कहीं से कोई भी प्रश्न आपके सामने आ सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न के अनुसार ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान दशकों में चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा रहा है? तो कम्युनिस्ट दर्शन उसका मार्गदर्शक सिद्धांत रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान दशकों में अगर देखा जाए तो चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत जो है कम्युनिस्ट दर्शन रहा है। डेंग सियाओपिंग के बाद ही जो है चीन की विदेश नीति में जो है आधुनिकीकरण और आर्थिक विकास पर बल प्रदान किया गया। इसलिए चीन की विदेश नीति में जो है वर्ग संघर्ष के स्थान पर समाजवादी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर व उदारीकृत करने का बल दिया गया है। ठीक है, चीन में लोकतंत्र नहीं है, आप लोग जानते भी होंगे, और 1949 ईस्वी में अभी तक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती हुई आ रही है। ठीक है, 1949 से लेकर के अभी तक कम्युनिस्ट पार्टी की वहाँ पे सरकार बनती आ रही है। इसीलिए जो है वहाँ का जो मार्गदर्शक सिद्धांत माना जाता है, केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत माना जाता है, तो कम्युनिस्ट दर्शन को ही माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है? बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है प्रशासन का? तो सबसे आवश्यक तत्व माना जाता है आपका संगठन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व माना जाता है संगठन। ठीक है, प्रशासन में संगठन आवश्यक है। बजट का संबंध सरकार जो देश के लिए लेखा जोखा के लिए करता है। ठीक है, और अनुशासन जो है आपका, अनुशासन का काम प्रशासन से संबंधित होता है। जो सरकार जैसा अनुशासन करना चाहती है वैसा ही कानून का निर्माण जो है जनता के लिए करती है। ठीक है, तो ये आपका आवश्यक तत्व, सबसे सारे तत्व उसी के हैं प्रशासन के, लेकिन सबसे मुख्य आवश्यक तत्व जो माना जाता है वो संगठन माना जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टीफन पी रॉबिन्सन के अनुसार संप्रेषण के 3 प्रकार के अवरोधों में शामिल नहीं है। तो वो तकनीकी शामिल नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्टीफन पी रॉबिन्स के अनुसार जो है संप्रेषण में 3 प्रकार के अवरोधों को शामिल किया गया है, जिसमें शारीरिक है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं शारीरिक है, दूसरा व्यक्तिगत है और तीसरा भाषा संबंधी को शामिल किया गया है। संप्रेषण में तकनीकी को किसी भी प्रकार का स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है, स्टीफन पी रॉबिन्सन जो है संप्रेषण के 3 मुख्य तत्व बताए थे, शारीरिक, व्यक्तिगत, भाषा संबंधी। ठीक है, और संप्रेषण में जो है तकनीकी का कोई स्थान इन्होंने नहीं दिया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि शामिल नहीं है, यहाँ प्रश्न में पूछा है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार है तो किस प्रणाली का? तो ये है यूएस प्रशासनिक प्रणाली का, यूएस प्रशासन प्रणाली का। स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार जो है यूएस प्रशासनिक प्रणाली है। यूएस के प्रशासनिक प्रणाली से पुरानी प्रशासनिक प्रणाली समझी जाती है। सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो दुनिया में यूएस ने जो है स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार का गठन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका गठन भी सर्वप्रथम दुनिया में सबसे पहले यूएस प्रशासनिक प्रणाली ने ही किया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम कौन सा है? चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम कौन सा है? तो पहला आवश्यक कदम माना जाता है भर्ती को। ठीक है, चयन प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम भर्ती है। किसी भी प्रकार के चयन में पहली सीढ़ी भर्ती को माना जाता है। किसी भी देश की भर्ती प्रणाली निष्पक्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कदम भर्ती का है। ठीक है, उसके बाद नीति निर्माण का आता है, फिर कार्यकारी निर्देश का आता है, फिर कोष नियंत्रण का आता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नई भर्ती के सिविल सेवकों की दोष और कमियों को दूर करता है? तो वो है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण के द्वारा ही दोष और कमियों को दूर किया जाता है। आप लोग प्रश्न को देखकर ही पहचान जाएंगे। नई भर्ती के सिविल सेवकों की दोष और कमियों को प्रशिक्षण दूर करता है। सिविल सेवकों की चयन की प्रक्रिया विभिन्न माध्यमों से होती है। अंतिम प्रक्रिया जो है प्रशिक्षण तक पहुंचती है, और जो सिविल सेवक होते हैं उनको प्रशिक्षण में प्रशिक्षक द्वारा विभिन्न प्रकार के उपाय बताए जाते हैं जिससे इनकी दोष और कमियां दूर किया जा सके। ठीक है, तो सबसे मुख्य पहलू क्या है? प्रशिक्षण है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है? पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा माना जाता है? तो ये वरिष्ठता सिद्धांत, ये सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पदोन्नति का जो है सबसे पुराना सिद्धांत वरिष्ठता सिद्धांत है। किसी भी देश में पदोन्नति के लिए वरिष्ठता को ही आधार बनाया जाता है। योग्यता को पदोन्नति में शामिल नहीं किया जाता है। योग्यता को पदोन्नति में शामिल नहीं किया जाता है। किसी सेवा में चयन का आधार जो है वो योग्यता होता है, लेकिन जो पदोन्नति का मुख्य आधार माना जाता है वो वरिष्ठता माना जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करता है। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग जो है वो राष्ट्रपति करता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति ही जो होता है वो वास्तविक एवं संवैधानिक प्रधान होता है। अतः जो देखा जाए तो राष्ट्राध्यक्ष एवं शासनाध्यक्ष के मध्य कोई अंतर नहीं होता है। इसमें राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होता है एवं उसी के प्रति हमेशा जो है वो उत्तरदायी होता है। किसमें? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स पुस्तक को किसने लिखा है जिसे राजनीतिक विचारों की एक महान कृति माना जाता है? तो आप लोग जानते होंगे पॉलिटिक्स किसका है, तो अरस्तू का है। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। पॉलिटिक्स अरस्तू की सबसे प्रसिद्ध कृति मानी जाती है। इसके प्रथम भाग में उसने यह सिद्ध किया है कि राज्य व्यक्ति के लिए आवश्यक भी है और स्वाभाविक भी है। अरस्तू यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक था। अरस्तू ने कहा है कि मनुष्य स्वभावतः राजनीतिक प्रणाली है। जो कोई राज्य में नहीं रहता वह या तो निरापश हो सकता है या अतिमानव हो सकता है। पॉलिटिक्स के उन्होंने पहले भाग में ऐसे विचारों को रखा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वीडियो को शेयर लाइक करते रहिए। आप सभी लोग शेयर कीजिए, सभी लोग लाइक कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य का आत्मतत्व किसे माना जाता है? तो राज्य का आत्मतत्व माना जाता है संप्रभुता को। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। राज्य का आत्मतत्व संप्रभुता को माना जाता है। संप्रभुता का जनक जो है किसको माना जाता है? संप्रभुता का जनक अगर पूछते किसको माना जाता है तो थॉमस हॉब्स को माना जाता है। ठीक है, थॉमस हॉब्स को माना जाता है संप्रभुता का जनक माना जाता है। हॉब्स का कहना था कि कानून संप्रभु का आदेश है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ये किसने कहा था कि कानून संप्रभु का आदेश है? तो हॉब्स ने ही कहा था। ठीक है, और हॉब्स हमेशा जो है एकल समझौते की बात करता था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, एकल समझौते की बात कौन करता था? तो हॉब्स जो है एकल समझौते की बात भी करता था। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट हैं यहाँ से, सभी को आप लोग याद रखिएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो ये हॉब्स मानता है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार जो है हॉब्स मानता है। थॉमस हॉब्स जो है प्रसिद्ध आंग्ल दार्शनिक एवं थॉमस हॉब्स के अनुसार, ठीक है, यदि राज्य व्यक्ति के आत्मसंरक्षण में असफल हो तो राज्य के विरुद्ध क्रांति की जा सकती है। हॉब्स कहता है कि राज्य का निर्माण व्यक्तियों के समझौते से हुआ है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, राज्य के निर्माण व्यक्तियों के समझौते से हुआ है, ये किसने कहा था? तो हॉब्स ने ही कहा था। ठीक है, जहाँ पे आत्मसंरक्षण की बात आए, व्यक्तियों के समझौते की बात आए, संप्रभुता संबंधी बात आए, तो वहाँ हॉब्स पर आप लोग जरूर टिक कीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके सही होने के चांस बहुत अधिक होंगे। ठीक है, तो यहाँ बहरहाल प्रश्न के अनुसार बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।